इस पाठ के लेखक जो हैं वो श्री अमृतलाल बेगड़ जी हैं। अमृतलाल बेगड़ जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं यात्रा वृत्तांत के, और वो सिर्फ लेखक ही नहीं थे, वे स्वयं एक बहुत बड़े चित्रकार भी थे। उन्होंने यात्रा से संबंधित चित्र भी बहुत सारे बनाए हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर के मध्य प्रदेश में हुआ था। आप लोगों को पता है बच्चों, जबलपुर में एक बहुत सुंदर नदी है, और जबलपुर में ही नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी वो नदी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वो नदी है नर्मदा नदी। तो अमृतलाल बेगड़ जी ने अपने नर्मदा नदी से लगाव के कारण, हम अपने आसपास जो नदियां होती हैं उनसे हमें तो सभी नदियों से लगाव होता है, लेकिन वो नदी जो हमारे आसपास हो, जिसके साथ हम बड़े होते हैं, उससे हमारा लगाव विशेष हो जाता है। तो अमृतलाल बेगड़ जी का अपना नर्मदा नदी के विशेष लगाव के कारण उन्होंने 1800 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा की थी। यात्राएं तो हम लोग बहुत सारी करते हैं, लेकिन पद यात्रा मतलब नदी के किनारे किनारे पैदल 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 धीरे धीरे चलना, जहाँ थक जाना वहाँ ठहर जाना, वहीं खाना बना लेना, वहीं खा लेना, सो जाना, फिर सुबह उठकर चल पड़ना, ये पद यात्रा होती है। तो उन्होंने 1800 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा की। लेखन के साथ साथ कला में भी रुचि रखते थे। मैंने अभी बताया ना कि वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। तो श्री बेगड़ जी की नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र प्रदर्शनियों में आमंत्रित और पुरस्कृत हो चुके हैं। तो चूंकि वो लेखक भी थे और चित्रकार भी थे, तो लेखन के साथ साथ उनके बहुत सारे चित्र पुरस्कृत हो चुके हैं। आपको 2004 में साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। 9 जुलाई 2018 में जबलपुर में आपका देहावसान हो गया था। आपकी मुख्य कृतियां क्या हैं? सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। देखिए कितनी ये एक गौर तलब बात है ना, कि उन्हें नर्मदा से इतना प्यार था कि उनको उनकी जो तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, ये तीनों उनकी किस पर आधारित हैं? नर्मदा नदी पर। तो वो उनका पूरा जीवन नर्मदा को ही समर्पित रहा है। अब हम आते हैं अपने इस पाठ पर। ये पाठ जो हमारा अमरकंटक से डिंडोरी तक है, जिसमें लेखक नर्मदा के किनारे पैदल यात्रा करते हैं, और पैदल यात्रा करते हुए वो अलग अलग गांवों से गुजरते हैं। वहाँ के जनजीवन की, वहाँ के वनस्पतियों की, वहाँ की संस्कृति की, वहाँ की सभ्यता की बात करते हैं, जो कि वास्तव में एक आदर्श यात्रा वृत्तांत का स्वरूप होता है, जिस तरह से वो इसमें लेखक ने उसको लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो यात्रा शुरू होती है, ये अमरकंटक से शुरू होती है। अमरकंटक वो स्थान है जो नर्मदा का उद्गम स्थान है। उद्गम जानते हैं आप लोग? उद्गम वो स्थान होता है जहाँ से नदी पहाड़ से जल स्रोत के रूप में बाहर आती है। जैसे गंगा जहाँ से बाहर आती हैं, गंगा नदी जो हमारी बहुत पवित्र नदी है, जो बहुत उत्तर भारत का बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, तो गंगा नदी जहाँ से का जो उद्गम है उसे गंगोत्री कहा जाता है। यमुना के उद्गम को यमुनोत्री कहा जाता है। इसी तरह नर्मदा नदी के उद्गम को क्या कहा जाता है? बताओ? अमरकंटक। बिल्कुल, क्योंकि ये पाठ जो है अमरकंटक से चल करके डिंडोरी गांव तक की यात्रा का यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने अलग अलग जगहों के बारे में लिखा है। जैसे वो जब चलते हैं तो पहले जो अमृतलाल बेगड़ जी हैं वो लिखते हैं, ये इस यात्रा का दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय मतलब पहले जो उनकी यात्रा थी वो उद्गम की तरफ थी, लेकिन इस यात्रा में वे उद्गम से संगम की तरफ जा रहे हैं। इस यात्रा में अमृतलाल बेगड़ जी किरंगी गांव के बारे में लिखते हैं। किरंगी गांव में पहुंचते हैं तो वहां का एक रोचक प्रसंग लिखते। यही यात्रा वृत्तांत की विशेषता होती है बच्चों, कि रोचक प्रसंगों को, विशेष प्रसंगों को, जिससे जब आप उस जगह को पढ़ रहे हैं, उस यात्रा वृत्तांत को पढ़ रहे हों,
तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में हमें पता चले और हमारी उत्सुकता बढ़े कि हम भी उस स्थान को जानें, वहाँ पर एक बार जाएं। तो अमृतलाल बेगड़ जी लिखते हैं कि वो किरंगी गांव पहुंचते हैं जहाँ पर आम के पेड़ का ब्याह हो रहा होता है। तो लेखक लिखता है कि आम का, चमेली के बेल से आम के पेड़ का विवाह हो रहा था और उस क्षेत्र की में ये परंपरा थी कि अगर पेड़ का विवाह नहीं होगा तो उसका मालिक उसका फल नहीं खाएगा। तो किसी के आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ था जिसमें 2 वर्ष से फल आ रहे थे, लेकिन उसका फल गांव के लोग खा रहे थे, बाकी लोग खा रहे थे, लेकिन जो भूस्वामी था वो उसका फल नहीं खा रहा था क्योंकि उसका आम के पेड़ का ब्याह नहीं है। ना रोचक प्रसंग? ऐसे ही हर क्षेत्र में बहुत सारी किंवदंतियां होती हैं, लोक जीवन में बहुत सारी लोक परंपराएं होती हैं। तो ये वहां की परंपरा थी कि आम के पेड़ का विवाह किसी भी वृक्ष से, तो वहां चमेली के पेड़ से चमेली की जो लता थी उसके साथ आम के पेड़ का ब्याह हो रहा था और वो उस ब्याह में पहुंचे और उनको बहुत आनंद आया। उसके बाद वो एक और गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम गारगा कट्टा था। गारमा कट्टा में पहुंचने पर वो पाते हैं कि वहां पर एक लड़की का ब्याह हो रहा था और लड़की का ब्याह की भावरें पड़ रही थी। तो उन्होंने देखा कि सब लोग उसके पांव पूज रहे थे पैसे देके। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इस गांव का अतिथि हूं और बेटी का ब्याह हो रहा है, तो बेटी तो हमारी भी हुई, तो उन्होंने भी उसको पैसे देकर पांव पूजे। तो उन्होंने 2 रुपए दिए। तो चारों ओर गांव में एकदम हंगामा खड़ा हो गया कि अरे 2 रुपए देकर इन्होंने लड़की का पांव पूजा, जबकि सब वहां 10 दे रहे थे, मतलब 10 पैसे देकर लड़की के पांव। चूंकि ये बहुत पुराने समय की लिखी हुई कथा है, तब बच्चों 10 पैसे के सिक्के चलते थे, हमारे बचपन में भी चलते थे, मुझे याद है 5 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तो अभी भी कुछ दिन पहले तक चलते थे। तो लोग 10 देकर लड़की के पांव पूज रहे थे। पांव पूजना एक संस्कार होता है विवाह में। तो अमृतलाल बेगड़ जी ने 2 रुपया देकर जब लड़की का पांव पूजा तो पूरे गांव में हलचल मच गई, हंगामा खड़ा हो गया कि एक आदमी, एक यात्री है जो कि लड़की का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जिसको इस पैसे के लौटने की कोई उम्मीद भी नहीं है, वो 2 रुपए देकर उसने लड़की के पांव पूजे। इस तरह से वो अमृतलाल बेगड़ जी गारमा कट्टा गांव के बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद वो लिखनी गांव पहुंचते हैं। और भी अन्य बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग इस पाठ को जब पढ़े हैं, मैं तो इसको संक्षेप में आपको बता रही हूँ। फिर वो लिखनी गांव पहुंचते हैं तो उनको बहुत प्यास लगी होती है। तो वहां एक स्त्री से वो कहते हैं कि माता जी मुझे पानी पिला दीजिए। तो जब वो पानी पीने के लिए मांगते हैं, वो तो सिर्फ पानी के लिए मांगते हैं, लेकिन वो जो महिला होती है, वृद्ध महिला, वो उनको रोटी देती है। उनको भूख नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ प्यास लगी होती है, वो पानी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उनको रोटी देती है और वो उस रोटी को खाने को मना नहीं कर पाती। कारण लिखते हैं, इस कारण इसमें लेखक ने लिखा है कि उन्होंने इतने वात्सल्य से, इतने प्रेम से, जैसे कोई माता अपने पुत्र को मनुहार करके खाने को कहती है, उस तरह उन्होंने खाने को मुझे रोटी ऑफर की और उसमें शक्कर रख के, शक्कर मतलब चीनी या कोई भी मीठा शक्कर, गुड़ या चीनी, ऐसा मीठा पदार्थ, उन्होंने शक्कर लिखा। अब शक्कर के बारे में मैं बताऊं, कुछ जगहों पर शक्कर को, चीनी को शक्कर कहते हैं और कुछ जगह शक्कर जो है वो एक गुड़ का बना हुआ चूरा होता है। तो इसलिए इन्होंने अपने उसमें लिखा है शक्कर, मतलब गुड़, चीनी या चीनी से मिलती जुलती कोई चीज रख करके उस वृद्धा ने उनको दी और इतने मनुहार से, इतने वात्सल्य से भर कर दिया कि वो भूख ना लगी होने के बावजूद उन्होंने वो रोटी खाई और पानी पिया और फिर वो आगे अपनी यात्रा में, पद यात्रा में आगे बढ़ गए। उन्होंने ये लिखा कि जब वो लड़की के ब्याह में, जहां पर उन्होंने 2-2 रुपए दे के पांव पूजे थे, तो वहां लिखा कि लड़की का ब्याह जो है लड़के के घर में हो रहा था। जैसे हम लोगों के घरों में यहाँ उत्तर भारत में बारात आती है लड़की के घर और लड़की के घर ही विवाह संपन्न होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में वहां विवाह हो रहा था वहां पर लड़की की भांवरें पड़ रही थी। भांवरें मतलब सप्तपदी के 7 फेरे हो रहे थे, लेकिन वो लड़के के घर हो रहा था क्योंकि लड़की के घर 3 भांवरें पड़ती हैं और 4 भांवरें लड़के के घर पड़ती हैं। अब देखिए, ये यात्रा वृत्तांत की खूबसूरती है
कि यात्रा वृत्तांत में अमृतलाल बेगड़ बार बार ये नहीं लिखते हैं, हमारे जो लेखक हैं वो ये नहीं लिखते हैं कि उसने रोटी खाई, मैं चला, मैंने पानी पिया, मैं सोया, मैं जागा। वे लगातार वनस्पतियों के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में लगातार वो जिक्र करते जाते हैं। ये एक सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत एकदम कंप्लीट या परफेक्ट जो यात्रा वृत्तांत है, ये उसकी खूबसूरती है जिसके बारे में जैसा कि वो इसका पूरा उन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह फिर वो लिखनी गांव से वो डिंडोरी पहुंच जाते हैं, जो उनकी यात्रा का पड़ाव होता है, जो उनकी यात्रा का मुख्य बिंदु होता है, जो अमरकंटक से डिंडोरी उन्होंने लिखा है ना, अमरकंटक से डिंडोरी तक। तो अमरकंटक से डिंडोरी तक पहुंचते हुए उन्होंने जो देखा, उन्होंने ऋतुओं का भी वर्णन किया है इसमें कि कहाँ पर बहुत गर्मी थी, कहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी थी, पहाड़ियाँ कैसी थी, ऊंची नीची थी या छोटी बड़ी थी, किस तरह से उन्होंने पूरा जितना भी आसपास देखा, लोक संस्कृति का वर्णन किया है, रीति रिवाजों का वर्णन किया है। बीच में उन्होंने तोताराम का भी वर्णन किया है। एक तोताराम व्यक्ति होता है उसमें, जो एक तोते के सहारे अपना, उसकी 3 बार सगाई होती है लेकिन किसी वजह से उसकी सगाई टूट जाती है और फिर वो अपना एक तोता लेकर के अपना उसी के साथ वो रह रहा होता है। तो इस तरह उन्होंने बहुत अपनी यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये डिंडोरी पहुंचकर उनकी यात्रा समाप्त होती है। समाप्त तो नहीं होती, उन्होंने बहुत लंबी, नर्मदा के किनारे तक उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा की थी, लेकिन हमारा पाठ डिंडोरी पर समाप्त हो जाता है।